Dear students, good morning. Welcome back on this channel Azit Mathematics. केमिस्ट्री के अंतर्गत पिछले क्लास में हम लोगों ने 4 प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में जाना है। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसके बारे में विस्तृत जानकारी हम लोगों ने पिछले क्लास में हासिल की है। अब आगे उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाएंगे और संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन से अनेक प्रकार की जो भी अभिक्रियाएं हो रही हैं, अलग अलग नाम उनका होगा, जो आपकी पाठ्य पुस्तक से संबंधित है, उनकी चर्चा आज की जाएगी। लेकिन इससे पूर्व यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें, ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आप सबसे पहले प्राप्त कर सकें। आपको मैंने संयोजन अभिक्रिया में एक एग्जाम्पल लिया था, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O। आप पिछले क्लास को देखें, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O और प्रोडक्ट के रूप में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस उष्मा यानी हीट, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O। तो ये है अभिकर्मक या अभिकारक और ये है उत्पाद, प्रोडक्ट, उसको प्रतिफल भी कहते हैं। हीट तो उष्मा है, दो पदार्थ मिलकर के एक सिंगल पदार्थ का निर्माण करते हैं, इस प्रकार संयोग होता है दो पदार्थों का, तो ये संयोजन अभिक्रिया है। लेकिन यहां देखते हैं तो साथ में ये हीट है, उष्मा भी उत्पन्न हो रही है। ये हीट, उष्मा, तो जिस अभिक्रिया में उष्मा उत्पन्न हो या कभी कभी अभिक्रिया कराने के लिए पदार्थों को गर्म करना पड़ता है, पदार्थ को अकेले गर्म करते हैं या दो पदार्थों को मिला के गर्म करते हैं, जैसी स्थिति होती है, तो उसमें उष्मा बाहर से देनी पड़ती है। एक में उष्मा निकलती है और एक में उष्मा बाहर से देनी पड़ती है। तो इन दो अभिक्रियाओं को हम उष्मा रासायनिक अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। उष्मा रासायनिक अभिक्रिया। एक बार फिर समझें, उष्मा रासायनिक अभिक्रिया, जिस अभिक्रिया में उष्मा उत्पन्न हो या बाहर से उष्मा देनी पड़े, उसे उष्मा रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यदि उष्मा उत्पन्न होती है, सिर्फ यहां पर देख रहे हैं कि इन दो पदार्थों के बीच रिएक्शन हुआ तो उष्मा उत्पन्न हुई, तो उसे उष्मा छेपी कहा जाता है। उष्मा छेपी अभिक्रिया। जिस अभिक्रिया में उष्मा उत्पन्न होती है, ये तीर का निशान की बाहर निकल रही है। और ऐसी भी अभिक्रिया होगी, वियोजन का एग्जांपल देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और यहां पर हमें उष्मा देनी पड़ती है, गर्म करना पड़ता है कैल्शियम कार्बोनेट को, तो ये टूट जाता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में। तो वियोजन अभिक्रिया में जहां पर उष्मा देनी पड़ती है, किसी पदार्थ को तोड़ने के लिए गर्म करना पड़ता है, तो उस जगह पर उष्मा जो है बाहर से देनी पड़ती है, तो उसे उष्मा शोषी कहते हैं। यहां पर उष्मा बाहर से देनी पड़ती है। तो जिस अभिक्रिया में उष्मा बाहर से देनी पड़ती है, अवशोषित होती है, एक बार फिर समझ लें, जिसमें उष्मा का अवशोषण हो उष्मा शोषी, और जिसमें उष्मा का क्षेपण हो यानी निर्माण हो
तो उसे ऊष्माक्षेपी। तो ऊष्मा रासायनिक अभिक्रिया या इसको ताप रासायनिक अभिक्रिया भी कहा जाता है। ये दो प्रकार की होती है, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। ऊष्माक्षेपी का एग्जाम्पल यहां पर देख लीजिए, ऊष्माशोषी का यहां पर देख लीजिए। अन्य उदाहरण भी आपको मिल जाएंगे आपके पुस्तक में या पिछले क्लास के देखिएगा, पिछले क्लास में जो उदाहरण दिए गए हैं वहां भी। जैसे लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो वो टूट जाता है लेड ऑक्साइड में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में, इस तरह से, और साथ में ऑक्सीजन भी प्रोडक्ट के रूप में मिलता है। तो यहां पर ऊष्मा देनी पड़ती है, इसलिए ऐसे अभिक्रिया को ऊष्मा रासायनिक अभिक्रिया, और इसके दो रूप ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी। सीधी सी बात है, आप याद रखिएगा, ऊष्मा का शोषण होगा यानी बाहर से देना पड़ता है तो उसे ऊष्माशोषी, और यदि ऊष्मा उत्सर्जित हो तो उसे ऊष्माक्षेपी कहते हैं। दो प्रकार की नई अभिक्रियाओं को अभी आप सीख चुके हैं, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। बड़े ही महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जामिनेशन व्यू से। इसके बाद का रिएक्शन आप देख लेंगे। वियोजन अभिक्रिया में हमने देखा कि किसी पदार्थ को तोड़ने के लिए ऊष्मा देनी पड़ती है या विद्युत धारा प्रवाहित करनी पड़ती है अथवा प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, सनलाइट की आवश्यकता पड़ती है। तो जब विद्युत धारा की आवश्यकता होती है, विद्युत धारा के द्वारा किसी पदार्थ को तोड़ा जाता है तो उसे विद्युत वियोजन कहते हैं। विद्युत की सहायता से पदार्थ को वियोजित किया जाता है, तोड़ दिया जाता है, उसे विद्युत वियोजन के नाम से जानते हैं। जब ऊष्मा के द्वारा तोड़ा जाता है तो उसे ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। संभवतः वियोजन अभिक्रिया में भी ऊष्मीय वियोजन होगा और वियोजन में ही विद्युत वियोजन होगा, और जब प्रकाश की सहायता से तो उसे प्रकाश वियोजन के नाम से जानते हैं। एक अभिक्रिया का टाइप और यहां पर मैं देख रहा हूं कि भोजन का पचना। भोजन को जो हम ग्रहण करते हैं तो भोजन शरीर के अंदर जब जाता है तो टूटता है, वहां पर भी वियोजन अभिक्रिया हो रही है। साथ ही साथ यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। भोजन का पचना ऊष्माक्षेपी भी है क्योंकि उसमें ऊष्मा निकलती है। यह नहीं है कि भोजन को पचाने के लिए हमें बाहर से ऊष्मा लेनी पड़ती है। श्वसन, श्वसन अभिक्रिया भी ऊष्माक्षेपी है क्योंकि श्वसन के समय भी ऊष्मा मुक्त होती है। जब हम ऑक्सीजन अंदर ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन अंदर जाकर के रासायनिक अभिक्रिया करने के पश्चात जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर उत्सर्जित होता है तो साथ में ऊष्मा भी उत्सर्जित होती है। आप अनुभव करेंगे कि श्वास के माध्यम से जो वायु बाहर निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, अपनी हथेली अपने नाक के पास ले जाइए, अनुभव कीजिएगा तो कुछ उसमें ऊष्मा का अंश मालूम होगा, वो हवा कुछ गर्म मालूम होगी। हम प्राणवायु को शरीर के अंदर ले जाते हैं, प्राणवायु ऑक्सीजन को कहा जाता है, और उत्सर्जित होने वाली वायु कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे शरीर के अशुद्धियों के साथ बाहर निकलती है। तो श्वसन के साथ ऊष्मा मुक्त होती है, इसलिए श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एक उदाहरण है। वियोजन अभिक्रिया के तहत आइए कुछ अन्य उदाहरणों को देखते हैं।
2H2O लिक्विड अवस्था में है, ये द्रव अवस्था में, जिसको गलित अवस्था भी कह सकते हैं। जब इसमें बिजली की धारा प्रवाहित कराई जाती है, पानी में जब बिजली की धारा प्रवाहित कराई जाती है, तो यह हाइड्रोजन, जी का मतलब गैस, और O2 ऑक्सीजन, जी गैस, तो यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटित हो जाता है। यहां पर विद्युत धारा इनको तोड़ने का काम करती है, इसलिए विद्युत विभोजन हुआ। और जिस अभिक्रिया में बिजली की जरूरत हो, इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होती है, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा इसको तोड़ा जाता है। यानी जिस अभिक्रिया में विद्युत धारा की जरूरत हो तो उसे विद्युत रासायनिक समीकरण कहते हैं, विद्युत रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसके पहले आपने देखा ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा अवशोषित होती है, तो ऊष्मा रासायनिक अभिक्रिया, यहां पर विद्युत धारा का उपयोग हो रहा है, इसे विद्युत रासायनिक अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। NaCl साधारण नमक है। ये साधारण नमक लिक्विड स्टेट में, गलित अवस्था में, जब उसको विद्युत धारा उसमें प्रवाहित कराई जाती है तो वह Na सोडियम, इसका मतलब सॉलिड ठोस, और क्लोरीन गैस के रूप में टूट जाता है। ये सोडियम धातु के रूप में और क्लोरीन गैस के रूप में टूट जाता है। तो विद्युत धारा के प्रभाव से यह अभिक्रिया होती है, इसलिए इसको विद्युत रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। और ऊष्मा रासायनिक वाले को थर्मोकेमिकल रिएक्शन कहा जाता है। इसी तरह से जो अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया 2AgCl, AgCl सिल्वर क्लोराइड को कहते हैं। सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रख देने के बाद वो सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाता है। सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड के साथ भी यही होता है। सिल्वर ब्रोमाइड, एस का मतलब सॉलिड रूप में है और जी यहां पर जो देख रहे हैं वो गैस के रूप में है। तो सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के श्वेत प्रकाश में रख देने पर सिल्वर क्लोराइड का जो रंग है वो हल्का धूसर हो जाता है प्रकाश की उपस्थिति में। यह सिल्वर क्लोराइड Ag और क्लोरीन में वियोजित हो जाता है। उसी तरह से सिल्वर ब्रोमाइड AgBr, यह भी Ag सिल्वर और Br ब्रोमीन इस रूप में उत्सर्जित होता है। इसका उपयोग ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में होता है, जिसे श्याम श्वेत फोटोग्राफी, श्याम श्वेत फोटोग्राफी, अंग्रेजी में ब्लैक एंड व्हाइट। आप लोगों ने देखा होगा पहले जो फोटो स्टूडियो द्वारा बनाए जाते थे, खींचे जाते थे, वो रंगीन नहीं होते थे, वो ब्लैक एंड व्हाइट ही होते थे। तो इनका उपयोग ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में होता है, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में। तो अभी आपने आज ऊष्मा रासायनिक, विद्युत रासायनिक और प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के बारे में सीखा, उनके उदाहरणों को देखा। आप इसके बाद और देखेंगे कि कौन कौन सी अभिक्रियाएं आपको पढ़नी है। आपने द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में पिछले क्लास में जाना है, डबल डिस्प्लेसमेंट द्विविस्थापन, जिसमें दो पदार्थ यानी दोनों यौगिक होते हैं, अपने अपने आयनों की, अपने अपने मूलकों की अदला बदली करते हैं और दो नए पदार्थों का निर्माण करते हैं। तो उस अभिक्रिया के बारे में आपने सीखा है। उसी अभिक्रिया के अंतर्गत देखिए, जब सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के बीच रिएक्शन होता है तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनता है। यहाँ पर ये सल्फेट और यहाँ पर ये क्लोराइड, ये दोनों आयन हैं। सल्फेट आयन यहाँ पर चला जाता है और क्लोराइड आयन यहाँ पर चला जाता है, तो बन जाता है बेरियम के साथ सल्फेट तो बेरियम सल्फेट, और सोडियम के साथ क्लोरीन तो सोडियम क्लोराइड। तो ये देखिए AQ, AQ का मतलब इक्वस जलीय विलयन, जहां जलीय विलयन हो, जलीय घोल हो, वहां का संकेत AQ होता है। यहां भी AQ, और ये S है, तीर का निशान नीचे की ओर,
इसका मतलब कि यह पदार्थ निर्मित होने के बाद बर्तन की पेंदी में बैठ जाता है और यहां एक्यू जलीय विलयन। तो ये नई अभिक्रिया है अवक्षेपण अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी अवक्षेप का निर्माण होता है। जब अभिक्रिया होती है तो अवक्षेप का निर्माण होता है। ये अवक्षेप, ये तीर का निशान जो नीचे की ओर ये सूचित करता है कि अवक्षेप का निर्माण हो रहा है। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयन के बीच रिएक्शन होने से बेरियम सल्फेट का श्वेत उजला अवक्षेप प्राप्त होता है। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं, लेड नाइट्रेट का जलीय विलयन और ये पोटासियम आयोडाइड KI, इसका जलीय विलयन जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो ये PbI2 लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप प्राप्त होता है, साथ में पोटासियम नाइट्रेट का जलीय विलयन बच जाता है। तो यह अभिक्रिया द्विविस्थापन के अंतर्गत ही होती है, अवक्षेपण अभिक्रिया। इस अवक्षेपण अभिक्रिया में नाम से भी आप इसका डिफिनीशन बना सकते हैं। अवक्षेपण, जहां अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। एक चीज यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह होती है, इस अभिक्रिया से एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन ऑफ व्यू से, वो 1 नंबर का OMR सीट में, कि अवक्षेपण अभिक्रिया से क्या प्राप्त होता है। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण, तो सीधी सी बात है, आप समझेंगे अवक्षेपण अभिक्रिया से अवक्षेप प्राप्त होता है, सत्य भी है, लेकिन नहीं, आपका उत्तर ये नहीं होगा। आपका उत्तर होगा अवक्षेपण अभिक्रिया से अविलेय लवण प्राप्त होता है। ये आप याद रखिएगा, क्योंकि आपके एनसीईआरटी बुक का पाठ्य पुस्तक का लाइन है, उसमें जो सारांश दिया है पाठ समाप्ति होने के बाद, उसका अध्ययन आप बड़ी सावधानी से कीजिएगा, क्योंकि उसमें से एक नंबर के प्रश्न बनाए जाते हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से। उसी में है कि अवक्षेपण अभिक्रिया से अविलेय लवण प्राप्त होता है। तो याद रखिएगा, 4 विकल्प वाले जब प्रश्न हो और उसमें यह दिया हो तो आप इसी को चुनिएगा, दूसरे को मत चुनिएगा। अवक्षेपण अभिक्रिया समझ गए? अवक्षेपण अभिक्रिया जिसमें किसी अवक्षेप का निर्माण होता है और इससे प्राप्त होने वाला पदार्थ अविलेय लवण होता है। आगे देखें, द्विविस्थापन के अंतर्गत और क्या होता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया जो आपने देखा कि HCl और NaOH, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके बीच जब रिएक्शन होता है तो NaCl और हाइड्रोजन गैस H2O, हाइड्रोजन नहीं बल्कि H2O, यह है एसिड, अम्ल, क्षार, ये साल्ट है, लवण, ये जल। बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन याद रखना होगा आपको। अम्ल क्षार के बीच जब रिएक्शन होता है तो उसके पश्चात प्रोडक्ट के रूप में लवण और जल बनता है। अम्ल और क्षार के बीच रिएक्शन के पश्चात लवण और जल का निर्माण होता है। ये एसिड है, ये बेस है, ये साल्ट है। तो वैसी अभिक्रिया जो अम्ल और क्षार के बीच में होती है उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ये उदासीनीकरण अभिक्रिया अम्ल और क्षार के बीच में होती है। इसको उदासीनीकरण क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि अम्ल क्षार के प्रभाव को समाप्त कर देता है। अम्ल क्षार को उदासीन कर देता है और क्षार अम्ल को उदासीन कर देता है, अर्थात ये दोनों एक दूसरे के गुण को उदासीन करने का मतलब कि समाप्त कर देना। ये नहीं कि उदासीन का मतलब कि उदास हो जाना, दुखी हो जाना, इस तरह की बात नहीं। उसका गुण समाप्त हो जाता है। अम्ल का गुण आप जानते हैं, पिछले क्लासेस में पढ़ के आए हैं, स्वाद में खट्टा होता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है,
क्षार लाल लिटमस को नीला करता है, स्वाद में कड़वा होता है। तो ये दोनों एक दूसरे के गुण को नष्ट कर देते हैं और लवण उदासीन होता है। इन दोनों के अभिक्रिया के पश्चात लवण और जल का निर्माण होता है। क्योंकि यह अभिक्रिया द्विविस्थापन के रूप में ही, इसका उदाहरण जहां भी आप देखेंगे द्विविस्थापन के रूप में ही आप देखेंगे। याद रखना होगा आपको, बहुत से उदाहरण आपको मिल जाएंगे। HNH2SO4, NaOH, यहां पर सल्फेट आयन, Na2SO4 ये हुआ साल्ट, जल। ये H इस OH से मिल जाता है और ये Na इस Cl से आके मिल जाता है। उसी तरह Na, यहां पर एक और Na होना चाहिए 2, ये Na यहां पर आता है और इन दोनों के साथ संबंध बनता है यहां Na2SO4 साल्ट, और ये H2 इस OH के साथ संयुक्त होकर के H2O का निर्माण कर देता है। 2H2O संतुलित रिएक्शन, जहां भी कोशिश कीजिएगा संतुलित रिएक्शन बैलेंस्ड इक्वेशन लिखने का, बैलेंस्ड इक्वेशन ही हमेशा लिखिएगा, संतुलित समीकरण लिखिएगा। तो उदासीनीकरण समझ गए, जो अभिक्रिया अम्ल और क्षार के बीच होती है उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। इसको दूसरे रूप में भी आप याद कर सकते हैं कि वैसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार अपने अपने आयनों की, ये आयन हुए या मूलक, आयन और मूलक दोनों एक ही चीज है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार अपने अपने आयनों अथवा मूलकों की अदला बदली करके लवण और जल का निर्माण करते हैं, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो आज जितनी अभिक्रियाओं के बारे में बताया गया, आप उसको क्रमानुसार नोट तैयार कर लीजिए। 4 अभिक्रियाओं के अंतर्गत ही ये 4 अभिक्रियाएं आई हैं। फिर अभी आगे 1-2 अभिक्रियाएं जो आपको देखने को मिलेंगी, जैसे ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, अपचयन, उपचयन, अपचयन, इसको ऑक्सीकरण अवकरण भी जानते हैं। तो अगले क्लास में उसकी चर्चा की जाएगी। आज आप इतना ही तैयार कीजिए। यदि अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने साथियों दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। ज्ञान का प्रचार प्रसार होना चाहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।